Hello everyone, I am back with the fourth lecture of the chapter Journey to the End of the Earth from your book Vistas. Students, in the previous lecture we have already discussed that how Tishani Joshi was describing that going to Antarctica can get us to the origin, can get us to the history of where we belong and where we have come from and all these things. She also described that how human population has disrupted the motion of earth, the processes on earth and nature, and the debates that are going on climatic change and people debating about it without arising the most crucial question and without arising the most crucial topic, that is the carbon trapped in Antarctica, in the iceberg, in the core of the ice in Antarctica. Then we also saw that there is an expedition group of students named Students on Ice program, in which she is also included, with which she is also included, and she has been to Antarctica with that group. Tishani Joshi उसी Ice on Students ग्रुप के साथ एंटार्क्टिका गई हैं और इसी एक्सपेडिशन ग्रुप के बारे में वो बात कर रही हैं, जिनका मेन मोटो है कि किस तरीके से अर्थ जो प्लैनेट है हमारा उसको प्रिजर्व करना है और ये जो कार्बन है एंटार्क्टिका में जो ट्रैप्ड है आइस के नीचे, उसके बारे में डिस्कवर करना है और अपने प्लैनेट अर्थ को रेस्पेक्ट करना है. सो टिल हियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड नाउ विल मूव फॉरवर्ड इन द चैप्टर. It's been in operation for 6 years now, headed by a Canadian, Geoff Green. ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, इस ऑपरेशन को, इस प्रोग्राम को 6 साल अब हो गए हैं. जिस टाइम वो चैप्टर लिख रही हैं, इस स्टोरी को लिख रही हैं, अपने एक्सपीरियंस को, ट्रैवलॉग को लिख रही हैं, उस समय की बात वो कर रही हैं कि इस प्रोग्राम को 6 साल हो गए हैं. और ये जो एक्सपेडिशन है, ये एक कनेडियन आदमी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर चल रहे हैं, जिसके हेड वो हैं जिनका नाम है जियोफ ग्रीन. ये एक कनेडियन है, कनाडा के सिटीजन हैं. Now, who got tired of carting celebrities and retired rich, curiosity seekers who could only give back in a limited way. देखो, ये जो थे ये पहले सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते थे. उन लोगों को कहीं पे टूरिस्ट एज अ गाइड होता है ना, कि कहीं पे किसी फेमस पर्सनालिटीज़ को की खातिरदारी करना या उसी प्रोग्राम में लोगों को बताना कि हाँ आप ये कर रहे हैं या हम लोग का प्रोग्राम ये है. तो ये सेलिब्रिटीज़ के आगे पीछे हो करके ये थक गए हैं और रिटायर हो गए हैं. काफ़ी पैसे हैं इनके पास, ये अच्छे खासे पैसे वाले हैं. और अब ये क्या कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी सीकर्स, जिन लोगों में जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी सीकर्स, किस बात की जिज्ञासा? क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा और सीकर्स का मतलब जो लोग किसी चीज़ को जानने को इच्छुक होते हैं, जिज्ञासा चाहने वाले. तो जो अर्थ के बारे में जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, एंटार्क्टिका के बारे में जानना चाहते हैं, अब ये उन बच्चों की मदद कर रहे हैं. उन लोगों के साथ अपना एक एक्सपेडिशन प्रोग्राम चालू किया है और ये प्रोग्राम के साथ वो अर्थ के अलग अलग कोनों में जा कर के, जैसे एंटार्क्टिका टू द एंड ऑफ द अर्थ, वहाँ पे जा कर के और बच्चों को हेल्प कर रहे हैं पढ़ाने में और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में. Who could only give back in a limited way. हालांकि ये बच्चे हैं, ये उनको पे नहीं कर सकते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं. ये हाई स्कूल के बच्चे हैं. मैंने आपको बताया था कि ये +2 के बच्चे हैं. हाई स्कूल मीन्स +2. तो ये +2 के बच्चे हैं, ये उनको रिटर्न नहीं देंगे कुछ भी. ये बहुत ज़्यादा पैसे पे नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि ये इन लोगों को ये बच्चे इनको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देंगे. लेकिन ये अब काफ़ी रिच हैं, ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं अपने काम से, तो इनको उसकी लालसा नहीं है, इनको पैसे कमाने का वैसा कोई अब जुनून नहीं है. ही जस्ट वॉन्ट कि जो बच्चे अर्थ के बारे में या अर्थ को कैसे फॉस्टर करना है, अर्थ को कैसे
नरिश करना है, जो जो चीज़ बिगड़ चुकी है उनमें अब कुछ सुधार लाया जा सकता है अगर, और अर्थ के ऐसे अननोन या अनएक्सप्लोर्ड जो कोने हैं, जो कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जिनमें अभी तक कोई गया नहीं है, जहाँ तक अभी कोई पहुँचा नहीं है, अपनी हिस्ट्री, पास्ट और प्रेजेंट के बारे में ये बच्चे जान सकें। Now, with students on ICE, he offers the future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. सबसे ख़ास बात है इस स्टूडेंट ऑन आइस की कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के साथ ये जो बच्चे हैं ये जियोफ ग्रीन के साथ मिलकर के एक ऐसी उम्र में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जो उम्र है अभी उनकी, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, ये इनकी ऐसी उम्र है जिसमें इनमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है। ये लोग एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान समेटने का, अपने में बहुत ज़्यादा नॉलेज समेटने का की अभी क्षमता है। एक उम्र आ जाने के बाद इंसान को कुछ चीज़ें समझने में दिक्कत होती है क्योंकि वो कोप नहीं कर पाता है वर्ल्ड के साथ। अभी हमारे ही पेरेंट्स, उनको आप मोबाइल के नई टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर कराओ तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है सीखने में। हालांकि वो भी इसी जनरेशन में हमारे साथ ही जी रहे हैं। जब मोबाइल आया है तो उनकी ही आंखों के सामने आया जैसे हमारे आंखों के सामने आया, लेकिन उनको थोड़ी तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है सीखने में चीज़ों को, या जितनी चीज़ें हम जानते हैं वो उतनी चीज़ों को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र, वो उन सारी चीज़ों से कोप नहीं कर पाते हैं, बराबरी नहीं कर पाते हैं, तो वो उनकी अब उम्र नहीं रही है। लेकिन यही अभी हमारी एज में या हमसे जो छोटे बच्चे हैं या जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि बहुत सारी चीज़ों को सीख सकें और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। तो अब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, लर्न, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने की क्षमता होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट। और सिर्फ जानना और सीखने तक नहीं रुकते हैं वो, बल्कि उस चीज़ों पे एक्ट भी कर सकते हैं। एक अगर बूढ़ा इंसान देख रहा है कि सामने गलत हो रहा है उसके, तो या कुछ वैसा उसके आंखों के सामने कोई इनजस्टिस हो रहा है, तो वो वहाँ जा कर के अगर चीखेगा या मारपीट नहीं कर सकता है या कोई एक्शन, वैसा अग्रेसिव एक्शन नहीं ले सकता है क्योंकि वो उसकी उम्र नहीं है एक्ट करने की। वो थोड़ा सा डरेगा कि पता नहीं वहाँ यूथ हैं, कहीं मुझे मार दिया या मुझे चोट लग गई, क्योंकि इम्पल्सिव होते हैं आज के यूथ, किसी को नहीं पहचानते हैं, तो वो थोड़ा सा डरेगा। लेकिन एक उसी के जगह पे अगर कोई एक यूथ रहेगा, वो देखेगा कि वहाँ सामने कुछ गलत हो रहा है, तो ही माइट टेक एक्शन इम्पल्सिवली, वो तुरंत एक्शन ले लेगा। तो एक्ट करने में भी एज का बहुत डिफरेंस होता है कि आप किस समय किस तरीके से एक्ट करते हो, ये इसमें एज का बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आज का जो ओल्ड जनरेशन है वो सडनली चाहे कि इस अर्थ में बहुत कुछ बदल दिया जा सके या रोक दिया जा सके, तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन यूथ ये चीज़ कर सकता है। यूथ बहुत, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसमें एक्ट करने का कैपेबिलिटी है। वो चाहे तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले सकता है, बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस कर सकता है, बहुत सारे ऐसे मेजर्स ले सकता है, स्टेप्स ले सकता है, जिससे कि अभी भी हमारे अर्थ को प्रिजर्व किया जा सकता है, उसको फॉस्टर किया जा सकता है। नाउ ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन, और ये सबसे बड़ी बात है कि आज के जो जनरेशन है वो पॉलिसी बनाने वाले हैं। पॉलिसी बनाने वाले जनरेशन जो ज़्यादा नीति बनाते हैं, ठीक है। आज के जनरेशन को क्या बोला गया है? फ्यूचर जनरेशन को पॉलिसी मेकर्स बोला गया है, ठीक है। नीति, जो नीतियाँ बनाते हैं, वैसे नीति निर्माता, तो नीति का मतलब पॉलिसी। तो ये जो जनरेशन है फ्यूचर जनरेशन, जिनको नीति निर्माता बोला गया, नीति बनाने वाले जनरेशन बोला गया है, ये जो जनरेशन है ये इस जियोफ ग्रीन के साथ रह करके एक लाइफ एक्सचेंजिंग एक्सपीरियंस ले रहा है, ठीक है। लोगों को मन करता है कि सिर्फ जैसे आज के जनरेशन है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि सिर्फ हम क्या करें, आईटी सेक्टर ज्वाइन कर ले, फॉरेन चले जाएं, नए नए पॉलिसीज़ बनाते हैं ये लोग, है ना। तो ये जो जनरेशन है ये सिर्फ इतना ही नहीं करे, बल्कि और भी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं जियोफ ग्रीन उसको, कि कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा कर गुजरो कि ये इस पूरे प्लैनेट पे असर पड़े। आप एक पॉलिसी बना रहे हो तो वो सिर्फ आपके आसपास या आपके सोसाइटी या आपकी कंपनी इतने तक ही असर करता है, नहीं, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं उनको, जो कि उनकी ज़िंदगी बदल देगा। एंटार्क्टिका में जाना एक बहुत छोटी बात नहीं है, पूरा का पूरा आपका सोचने का
आपकी विचारधारा, आपका सोचना, आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी वहाँ जाने के बाद। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मालूम होती है जिसका आपको कोई ज्ञान ही नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते हो, वैसे वैसी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई जाएंगी, बताई जा रही हैं। जियोफ ग्रीन उनको बता रहे हैं, तो वो उनको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस क्यों दे रहे हैं? ताकि यही पॉलिसी मेकर्स, ये जो आने वाला फ्यूचर जनरेशन है, ये कुछ ऐसा कर गुजरे, सिर्फ सीखे नहीं, सिर्फ अपने तक ना रखे, बल्कि एक्ट करे, उस चीज़ पे काम भी करे। तो ये उनका सबसे बड़ा मोटो है इस स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम को आगे ले जाने का, आगे बढ़ाने का। नाउ the reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. देखो, जब एक जगह बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं ना, सपोज आप एक काम कर रहे हो, आप एक इन्वेंशन कर रहे हो, तो उस इन्वेंशन में जब बहुत सारे लोग, अभी तक वो चीज़ आपको मालूम थी तो वो आपके लिए बहुत ही ख़ास है, और जो जो चीज़ें आपको मालूम है वो आप तक सीमित है। आप लोगों को बताओगे तो यू वुड गेट द क्रेडिट, ओके, एंड एवरीबडी विल प्रेज यू, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जब बहुत सारे लोग उसमें घुस जाते हैं, बहुत सारे लोग वही काम करने लगते हैं, तो आपका क्रेडिट भी कम हो जाता है, आपको कोई रिकॉग्नाइज भी करने नहीं लगता है, ठीक है, और वो चीज़ हिंडर भी हो जाती है, उसमें खंडन भी मतलब वो चीज़ खंडित हो जाती है, लोग टुकड़ों में बट जाता है वो काम। अब एंटार्क्टिका, ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट ऑन आइस, इसके सक्सेसफुल होने का रीज़न बहुत बड़ा ये था कि एंटार्क्टिका जो कि साउथ पोल के एंड में है, साउथ पोल में है, एंड ऑफ द अर्थ पे है, तो वहाँ पे जाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, वहाँ तक पहुँच पाना बहुत आसान काम नहीं है। तो वहाँ बहुत लोग उसमें हिंडर नहीं कर सकते हैं, बहुत लोग उस काम के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, बहुत लोग उस काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था इसके सक्सेसफुल, इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने का। तो इसीलिए ये प्रोग्राम बहुत हद तक सक्सेसफुल रहा था जब इन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया, और जो काम जो इस मोटो के साथ इन्होंने शुरू किया था ये बहुत हद तक सक्सेसफुल रहा था। It's easy to be blazed about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. तिशानी जोशी कहती हैं कि ये बहुत आसान है, इट इज़ ईजी टू बी ब्लेज। हम लोग जब अपने घर में बैठे रहते हैं, जैसे हम अपनी कंट्री में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हैं, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोई तो लैटिट्यूड और कोई तो लॉन्गिट्यूड है, इसको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ये लैटिट्यूड्स है, ये ग्रीन वाला लैटिट्यूड है और ये आपका लॉन्गिट्यूड है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट कोई लैटिट्यूड और कोई लॉन्गिट्यूड को तो क्रॉस कर रहा है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इट इज़ ईजी टू ब्लेज अबाउट, अपने घर में बैठ करके उस पोलर रीजन के बारे में, उस पोलर एरिया के बारे में, यहाँ जहाँ पे अभी मैं यहाँ फ़िलहाल अभी खड़ी हूँ, तो मैं किसी लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड पे अभी फ़िलहाल हूँ, तो यहाँ से बैठ करके उस पोलर आइस कैप के बारे में बोलना बड़ा आसान है। ब्लेज अबाउट, इसके बारे में बोलना, बड़बड़ाना या बड़ी बड़ी बातें करना बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है। उस आइस कैप के बारे में, उस पोलर रीजन के बारे में बात करना और वहाँ पे एक होना और वहाँ पे रह के चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, जो गया है उसको ही समझ में आएगा। यहाँ पे बैठ करके हम लोग बोल रहे हैं कि 90% आइस है वहाँ पे, पूरे अर्थ का 90% आइस वहीं पे, कितना आसान लग रहा है। वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि वहाँ कितना आइस है,
जहाँ जो वहाँ गया है 90% बोल भी देना वो फिर भी वो उस इमेजिनेशन तक हम लोग को नहीं लेकर जाता है। जब आप वहाँ होगे तब आपको समझ में आएगा कि 90% आइस कितना है पूरे अर्थ का। आप इमेजिन करो कि अर्थ का 70% पानी से घिरा हुआ है हमारा अर्थ 70%, तो वो कितना ओशंस है, वहाँ कितना ओशन है ना, और कितना पानी है। तो पूरे अर्थ पे जितना भी आइस है, पूरे अर्थ पे जितना भी आइस है 90% आइस आपको कहाँ मिलता है, एंटार्क्टिका में मिलता है। अगर आप कभी किसी ऐसे आइस स्नोफॉल वाले जगह में गए हो तो आप देखोगे कि वहाँ कितना आइस होता है। वहीं देख करके हम लोग को लगता है बाप रे इतना सारा आइस है। तो आप सोचो कि एंटार्क्टिका में कितना आइस होगा, और फिलहाल वो आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं। तो उसके बारे में अपने घर में बैठ करके बात करना बड़ा आसान लगता है, अपने कंफर्ट जोन में, अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बैठ करके बात करना बहुत आसान लगता है, बहुत ही ईजी है यहाँ पे बैठ करके वहाँ के बारे में बातें करना। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट टू ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। लेकिन जब आप वहाँ जाओगे और अपनी आँखों से देखोगे कि ग्लेशियर्स कैसे मेल्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े जो पहाड़ पे जो बर्फ़ हैं वो किस तरीके से मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, घसक रहे हैं। जो आइस शेल्व्स है, बड़े बड़े आइस के चट्टानें हैं, वो एक दूसरे से टकरा रही हैं, कोलैप्स कर रही हैं। टकराना, कोलैप्स कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं या ख़त्म होती जा रही हैं। तब आपको जा कर के रियलाइज़ होगा, तब आपको जा कर के आप अनुमान लगा पाओगे या महसूस होगा आपको कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसके बारे में हम लोग सिर्फ किताबों में फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, अभी तक भी ह्यूमन ने रियलाइज़ नहीं किया है कि ये कितना बड़ा थ्रेट है, कितनी बड़ी धमकी है या कितना बड़ा ख़तरा है हम लोगों पे। ये बार बार ये ग्लोबल वार्मिंग हम लोग को वार्निंग दे रहा है कि अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, लेकिन ह्यूमन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, यहाँ बैठ करके हम लोग को पानी मिल जा रहा है, रेनी सीज़न में हम लोग को गर्मी मिल जा रही है, सनराइज़ टाइम पे हो जा रहा है, आसपास हरियाली हल्की फुल्की बची ही है, सांस लेने के लिए हवा मिल ही रही है। तो हम लोगों को यहाँ पे अभी क्राइसिस महसूस नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ का, उस ग्लोबल थ्रेट को हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। और अभी भी बहुत ही बेढंगे रूप से अनजाने में नहीं बोल सकते हैं, जानबूझ करके भी हम लोग बेढंगे तरीके से अपनी हरकतों को काबू नहीं कर रहे हैं। अभी भी उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, अभी भी उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। लेकिन असली आपको वार्निंग तब मिलती है जब आप उस जगह पे जा कर के देखोगे कि सबसे पहला इफ़ेक्ट वहीं पड़ रहा है और किस तरीके से डे बाय डे वहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, आइस शीट्स टकरा रही हैं, गिर रही हैं। बड़े बड़े आइस के चट्टाने अगर अचानक से गिर जाएं, धंस जाएं, कोलैप्स का मतलब धंस जाना, कोलाइड का मतलब टकराना, तो अचानक से धंस जाए तो ये सब क्या है, ग्लोबल थ्रेट है। कल को यही चीज़ इधर होगा, बस फ़र्क यही होगा कि आइस शील्ड के जगह पे हमारा हो सकता है अर्थ, हमारा क्रस्ट इस चीज़ को सस्टेन ना कर पाए। हो सकता है हमारा क्रस्ट इतना गर्म हो जाए, अभी आप सुन ही रहोगे कि हमारे इतना ज़्यादा अचानक से गर्मी पड़ रही है, तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे भी बहुत ज़्यादा गर्माहट है, और सडनली क्या होगा कि ओर्स और ये सब माइंस वगैरह जो है वो मेल्ट हो जाएंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर आपको हर दिन देखने को मिल ही रहा है। कैसे लैंडस्लाइड आ रहा है तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स एक बार में धंस जा रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सारे के सारे एक ग्लोबल वार्मिंग की एक वार्निंग है, लेकिन इंसान इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, it is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. देखो, एंटार्क्टिका एक इतना बड़ा जगह है, तो वहाँ पे
जगह एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन स्टिल वहाँ का इकोसिस्टम बहुत सिंपल है। ज़्यादा वहाँ ह्यूमन है ही नहीं, ह्यूमन का कोई ट्रेस नहीं है। वहाँ एक्वेटिक लाइफ है और ग्रीनरी बिल्कुल ही नहीं है, सिर्फ आइस है। तो वहाँ का इकोसिस्टम कैसा हुआ? आप कह सकते हैं पोलर रीजन वाला है और थोड़ा बहुत एक्वेटिक है, क्योंकि पानी के अंदर भी एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक प्लांट्स तो नहीं है, एनिमल्स ही हैं, ठीक है, मैमल्स हैं, पोलर बेयर है। तो वहाँ का इकोसिस्टम बहुत सिंपल है, बहुत लिमिटेड वैरायटी है वहाँ पे। वहाँ बायोडाइवर्सिटी नहीं है बहुत ज़्यादा। लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जब वैरायटी मिलती है आपको पेड़ पौधों की और सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होकर के रहते हैं, तो उसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। कि एक जगह पे नंबर ऑफ़ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक जगह पे रहते हैं। कि आपको तालाब भी मिल गया, वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पेड़ भी मिल गया तो टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड बर्ड्स हैं। फिर आप मिट्टी में आपको जो छोटे मोटे रेप्टाइल्स वगैरह मिल गए। तो ये सब क्या है? सब एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट होकर के, को डिपेंडेंट होकर के सपोर्ट करते हैं पूरे लाइफ सिस्टम को। इसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। वहाँ पे वैरायटी तो है ही नहीं, प्लांट्स एनिमल्स तो है ही नहीं, प्लांट्स तो है ही नहीं वहाँ पे। तो वहाँ सिर्फ एक आध एनिमल पाए जाते हैं। वहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे चेन नहीं है। तो इसीलिए ये जो जगह है वो परफेक्ट है इस चीज़ को पढ़ने के लिए कि अगर एनवायरनमेंट में अगर आप एक छोटा सा भी बदलाव लाते हो, अगर आप एनवायरनमेंट में छोटा सा भी बदलाव लाते हो तो उसका रेपरकशंस कितना भयानक, कितना खतरनाक हो सकता है। रेपरकशंस का मतलब होता है अंजाम, नतीजा। अब जैसे हमारे आसपास बायोडाइवर्सिटी बहुत वाइड है, वैरायटी है, तो यह बहुत ब्रॉड बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे अगर एक भी जानवर ख़त्म हो जाता है तो पूरा का पूरा फूड चेन क्या होता है? इफ़ेक्ट हो जाता है। ये बात आपको मालूम होगी कि जितने भी जीव जंतु हैं उनका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। सबका अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है अर्थ पे। एक छोटी सी चींटी भी है तो वह नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्लांट्स के लिए या सॉइल के फर्टिलिटी के लिए, हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपना अपना उसका एक इम्पॉर्टेंस है। तो अगर कोई भी चीज़ अगर पूरी तरीके से गायब हो जाती है, उस पूरे चेन से ही मिट जाती है, तो पूरा का पूरा चेन क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। तो पॉइंट इज़ कि इतना बड़ा चेन है यहाँ पे कि इसको पढ़ना, इसको स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है भी तो बहुत टाइम लगता है, या ये समझना कि उसका कारण क्या रहा होगा ये भी बहुत मुश्किल है। तो अगर हम एंटार्क्टिका चले जाते हैं तो वहाँ का इकोसिस्टम बहुत सिंपल है। लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी वहाँ है ही नहीं, प्लांट्स है ही नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये चीज़ को पढ़ना बहुत आसान है कि अगर आप एनवायरनमेंट में, उस वातावरण में अगर एक छोटा सा भी बदलाव आप करते हो तो उसका कितना बड़ा नतीजा हो सकता है या कितना बड़ा प्रभाव होगा, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए एंटार्क्टिका एक बहुत ही सही जगह है, ठीक है। अभी वहीं पे अगर अचानक से बहुत गर्मी आ जाए, धूप आने लगे, तो सारे के सारे आइस मेल्ट हो जाएंगे। अब उतने सारे आइस मेल्ट अगर होते हैं तो उतना पानी जाएगा कहाँ? तो उतना पानी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ऑब्वियसली फ्लड और अलग अलग तरह के नेचुरल डिज़ास्टर का होना लाजमी है। या आप कह सकते हो कि और दूसरे तरीके का कोई और कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, कोई और इफ़ेक्ट हो सकता है, या तो गुड इफ़ेक्ट होगा या तो बैड इफ़ेक्ट होगा, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए उस जगह पे स्टडी अगर किया जाता है तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर मिनिमाइज़ हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि आसपास इफ़ेक्ट होने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत कम इंसान तो है ही नहीं, बहुत कम जीव जंतु हैं जो उससे उसका असर उस पर पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये बात बोली गई है। टेक द माइक्रोस्कोपिक phytoplankton, those grass of the sea that nourishes and sustain the entire southern ocean's food chain। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है एक माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन
ये एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में वाटरी एनवायरनमेंट में पानी में पाया जाता है। एकदम छोटा, बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो पानी में पाया जाता है, सॉल्टी वाटर में भी, फ्रेश वाटर में भी। और ये सबसे पहला फर्स्ट सोर्स ऑफ फूड चेन होता है। फूड चेन का सबसे पहला प्राइमरी सोर्स होता है ये एक्वेटिक लाइफ के फूड चेन का। ठीक है, लोग पहले जो उसमें एक्वेटिक एनिमल्स और जो चीज़ें होती हैं या प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, उनका फूड चेन यहीं से शुरू होता है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन। तो बोला जा रहा है कि चलो एग्जांपल लेते हैं माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन का। ये एक तरह के ग्रासेस होते हैं जो समंदर को क्या करते हैं, नरिश करके रखते हैं। और पूरे के पूरे सदर्न ओशन में फूड चेन का सबसे पहला सोर्स ये है। सदर्न ओशन का फूड चेन है ये। एंड दी सिंगल सेल प्लांट्स, और ये सिंगल सेल्ड होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेलुलर है। तो ये क्या करते हैं, यूज़ द सन्स एनर्जी टू एसिमुलेट कार्बन। ये सन के एनर्जी को, जैसे प्लांट में क्या होता है, स्टोमाटा, क्लोरोफिल, ये लोग सन के रेज को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, सन रेज। और ये स्टोमाटा जो होता है वो सनलाइट को क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। इन लोग क्या करता है, इन लोग सन रेज को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ते हैं, और उसी एनर्जी को, सन के एनर्जी यानी सोलर एनर्जी को डाइजेस्ट कर लेते हैं, हेल्प करते हैं कार्बन को डाइजेस्ट करने में। एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पानी में पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स, उनको तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ देते हैं। इन दैट वंडरस, और ये बहुत ही चमत्कारी रूप से, आप सोचो एक सिंगल सेलुलर चीज़, वो पूरे सदर्न ओशन छोटा नहीं है, महासागर की बात हो रही है, उसमें सनरेज को ट्रैप करना, उसको एसिमुलेट करना। एसिमुलेट का मतलब होता है डाइजेस्ट करना। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है तो कैसे खाना बनाने में क्लोरोफिल और सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस, सनलाइट के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। वैसे ही ये लोग सनराइज़ को एसिमुलेट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और कार्बन और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, और बहुत ही चमत्कारी तरीके से। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और तब जा कर के ये लोग फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। बिकॉज फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, plants make their own food with the help of carbon dioxide and water, minerals in the presence of sunlight. This is chlorophyll in the presence of sunlight is called photosynthesis. Plants अपना खाना खुद बनाते हैं, क्या क्या चीज़ यूज़ करके, वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ही वो लोग अपना खाना बना पाते हैं, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो समंदर में भी खाने की ज़रूरत है क्योंकि उसमें भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं। तो वो पूरा का पूरा फूड चेन को कौन प्रोवाइड करता है, ये छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो सोच के देखो कि ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म भी, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड है, जिसका सिर्फ एक सेल होता है, ये भी इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ख़त्म हो जाता है तो पूरे का पूरा सदर्न ओशन का जो एक्वेटिक लाइफ है वो क्या हो जाएगा, थ्रेट आ जाएगा, उस पर खतरा मंडराने लगेगा। तो ये कितना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। और ख़तरा मंडराने शुरू हो गया है। साइंटिस्ट ने पहले ही वार्निंग दे दी है, साइंटिस्ट पहले ही वार्न कर चुके हैं कि जो ओजोन लेयर है, अब वो थोड़ा भी अगर डिप्लीट हुआ, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है आपको पता है, तो ओजोन अब थोड़ा सा भी डिप्लीट हुआ, थोड़ा सा भी कम हुआ, उसमें थोड़ा सा भी अब घटाव आया, तो फाइटोप्लैंक्टन के प्रोसेस में इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये इसकी एक्टिविटी को, फाइटोप्लैंक्टन जिस तरीके से प्रोसेस करता है, इसकी एक्टिविटी पे भी क्या आएगा, खतरा मंडराएगा। तो इसकी एक्टिविटी पे इफेक्ट होगा। तो आप सोच ही सकते हो कि सदर्न ओशन में जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनका क्या होगा, which in turn will affect the lives of the marine animals and birds of the region। और सिर्फ
मरीन लाइफ के सिर्फ एनिमल्स को ही इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि बर्ड्स, उस एरिया के जितने बर्ड्स हैं उनको भी इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं, जो ज़्यादातर ऐसे पोलर रीजन में जो बर्ड्स रहते हैं, वो लोग फ़िश खाते हैं, वो लोग ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स को ही खाते हैं, ठीक है, तो उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और ग्लोबल कार्बन साइकिल तो अफेक्ट होगा ही होगा, ये जो कार्बन साइकिल है ये तो अफेक्ट होगा ही होगा। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, एक सिंगल सेल, ये जो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ होता है, कुछ भी ऊंच नीच होती है, तो आप सोच के देखो कि पूरा का पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा का पूरा एक्वेटिक, उतना बड़ा महासागर और उससे जितने भी जीव जंतु जुड़े हुए हैं उन सब पे प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल साइकिल आपको पता ही है, ग्लोबल साइकिल क्या होता है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, देन जो ओशन और इसका जो पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है, उसके बाद वो कंडेंस होता है, फिर रेनफॉल होकर के गिरता है, तो वो पूरा का पूरा जो साइकिल है ग्लोबल साइकिल, फिर वो जो पानी है ढेर सारा सॉल्टी, कुछ फ्रेश वाटर वो समंदर में जाके मिल जाता है, तो पूरे ग्लोबल साइकिल की बात है रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक चीज़ के डिस्टर्ब होने से पूरा का पूरा ग्लोबल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें सब कुछ आता है ग्लोबल साइकिल में। फॉसिल फ्यूल आते हैं, वॉल्केनोज आते हैं, एटमॉस्फेयर है, सरफेस डीप ओशन है, डिफॉरेस्टेशन है, फोटोसिंथेसिस है, सॉइल रेस्पिरेशन है, प्लांट रेस्पिरेशन है, सारा कुछ डिस्टर्ब हो सकता है सिर्फ एक चीज़ के डिस्टर्ब होने से, एक चीज़ का अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो। So I hope you must have understood so far the chapter, and I'll see you in the next lecture. Thank you.